Good evening, all of you. I hope all of you are doing great. So, finally, we started the first session today. We'll have a session today on auditing. Now, how do we get started? What is going to be our approach? Let's discuss a little bit about this. फिर धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट आना शुरू करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले गाइज आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर वाचिंग लेक्चर्स रेगुलरली. वो चल रहा होगा. नाउ दीज सेशंस आर गोइंग टू बी प्योरली फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम क्या करेंगे, हर दिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आज ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो मे बी इन ऑडिट रिपोर्ट विल डिस्कस इन डिटेल SS 700, 705, if time permits even 706 and 701 also. मतलब हर दिन रेस्पेक्टिव एसेस को पिक करेंगे, उन एसेस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे. मे बी इफ यू हैव टाइम in the same lecture or maybe in the next lecture we'll even discuss some exam may ask questions also. So when we look at the questions you will actually get a better understanding that okay मुझे कैसे prepare करना चाहिए and exam में किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए. That is going to be our approach. So before I start with this, I'm going to show you once again the section wise weightage given by ICAI. Why am I showing this to you again? I'm sure ये मैंने recorded lectures में भी दिया है and I'm sure आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा. Just for your reference, can you see starting from chapter 1? Chapter 1 is nothing but my lot of 200 series essays. Can you see? SQC आएगा थोड़ा basics, 200 आएगा, 210 आएगा, 220 आएगा. So basically can I say this chapter 1 is made up of from essay में से 200 series के कुछ essays. Then we have chapter 2, that is your planning part. That includes your 300, 315 का कुछ extent and some aspects of 320 audit materiality. Then we have sampling, that is SA 530, analytical procedure is 520. Why am I saying this? Look at the weightage, 20 to 25. Then we have documentation and evidence. नाम से दो ऐसे हैं बट एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसेज हैं. उनका वेटेज अगेन 5 to 15%. रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, हाँ इस चैप्टर में ऐसे 315 के अलावा कुछ थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी है ऑन द इंटरनल कंट्रोल पार्ट. उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सब कुछ ऐसे 315 से कनेक्टेड ही रहेगा. उसका वेटेज 10 to 15. Audit and automated environment. Yes, I do agree. This has some relationship with the EIS controls and some extent of relationship with your SA 315 internal control. तो थोड़ा relationship 315 से ही बोलूंगा मैं. Next, fraud पूरा SA 240 है. Company audit is section 138 to 148. So basically on a broader level, till here means except for chapter 9, chapter 12 and chapter 13. जो मेरे बचे हुए सारे चैप्टर्स हैं, they all revolve around standards on auditing and company audit, and they have a weightage of 70 to 75% of our syllabus. क्योंकि आप नोटिस करोगे इन तीनों चैप्टर का वेटेज सिर्फ 30 मार्क्स है. मतलब टेक्निकली बाकी सारे चैप्टर्स मिलके 70% पोर्शन बनते हैं. हमारा रिवीजन भी पहले उस 70% पोर्शन का रहेगा, हम आखिरी में इस 30% पोर्शन के ऊपर आएंगे. एंड आपको मालूम भी रहेगा दैट ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक ऑडिट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ऑडिट ना बहुत सिंपल हो जाता है अगर आपको एसेस और कंपनी ऑडिट अच्छे से आता है तो. सॉरी. अब हम शुरुआत करेंगे आज स्टैंडर्ड्स के अंदर सबसे पहले 700 सीरीज के ऊपर. मतलब आई थिंक टुडे एंड इवन टुमारो दोनों सेशन हमको शायद सिर्फ 700 सीरीज को ही रिवाइज करने में लग जाएगा. लेट्स सी स्पीड कैसा रहता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, शुड वी गेट स्टार्टेड? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 700 सीरीज. 2 इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन नंबर 1, Either you can keep जो क्लास में लिखाए हुए रिटन नोट्स है उनको सामने रख सकते हो, उनको रेफर कर सकते हो. Along with that, I would recommend जो हमारा ऐसे मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल नंबर 1 है, उसको भी सामने रखो. मैं सारा डिस्कशन पहले ऐसे मॉड्यूल से करूंगा, बाद में लास्ट के अंदर आपको ICAI मॉड्यूल ओपन करके दिखा दूंगा कि ICAI मॉड्यूल में इस चैप्टर से क्या क्या कवर किया है, और आपका अंडरस्टैंडिंग सेट हो जाएगा कि फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सब कुछ आता है या नहीं आता है. ठीक है, शुड वी गेट स्टार्टेड? लेट्स स्टार्ट विद SA 700 series, module 1. Come to page number 178. Now, in SA 700 series, आपको मालूम रहेगा ऑडिट रिपोर्ट के 2 फॉर्मेट है, ओल्ड फॉर्मेट एंड रिवाइज फॉर्मेट. सी आपके सिलेबस में रिवाइज फॉर्मेट एप्लीकेबल है बिकॉज उसका एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 18 ऑनवर्ड जो फाइनेंशियल ईयर था, 18-19 was the first financial year, उस समय से एप्लीकेबिलिटी आ गया था रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट का. तो हम डायरेक्टली फोकस करेंगे रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के ऊपर. वो हमारे लिए
SA 700 के अंदर डिस्कशन रहेगा। तो ब्रॉडर लेवल पे ना मेरे लिए जो रिपोर्टिंग सीरीज है, आई एम टॉकिंग अबाउट SA 700 सीरीज, वहां पर मेरे पास में SA 700 रहेगा, 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ रहेगा, 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन रहेगा, एंड 706 EOM and OM पैराग्राफ, दैट इज एम्फसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ रहेगा। हम इंडिविजुअली एक एक ऐसे को डिस्कस करते जाएंगे। पहले प्राइमा फेसिया 700 एंड 705 को डिस्कस करेंगे, बाद में हम 706 एंड 701 के ऊपर जाएंगे। हर ऐसे में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या आना चाहिए, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एक चीज बेटा, लिखने वाला पार्ट रिवीजन लेक्चर्स में नहीं रहेगा, बिकॉज आई बिलीव वो आपको नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स में अच्छे से लिखवा करके दिया है, एंड हमारे पास में अभी इतना टाइम नहीं रहेगा दैट वी कीप राइटिंग एवरीथिंग, बिकॉज इफ वी स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग विल एंड अप स्पेंडिंग 100 आवर्स वंस अगेन टू रिवाइज दिस पार्ट, दैट इज नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट। तो आपके पास जो लिखा हुआ है उसको सामने रखो, या ऐसे मॉड्यूल को सामने रखो रेफरेंस के लिए। चलो, विल स्टार्ट विद SA 700। सबसे पहले मुझे बताओ, इफ यू रिमेंबर we talked about normally हमारे ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है, we express our opinion. What do we give in the audit report? We express our opinion. And मुझे बताओ, ओपिनियन तक आने से पहले क्या हमने sufficient and appropriate audit evidences obtain करने चाहिए, उन्हें evaluate करना चाहिए, and evaluate करने के बाद में we come to a final conclusion, that is our opinion, और हम हमारा opinion express करते हैं audit report के अंदर। तो the basic and the primary question is, how many types of audit opinion do we have? How many types of audit opinion do we have? अच्छा, ये क्वेश्चनिंग वाला पार्ट तो नहीं रहेगा, आप अपने दिमाग के अंदर आंसर दे सकते हो तो अच्छा बात है, वरना मैं डायरेक्टली आंसर देते जाऊंगा। नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन, वन इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड ओपिनियन, सेकंड इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दो ओपिनियन है हमारे पास में, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर आपको मालूम रहेगा तो मैंने थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में दिया था दैट एक है अनमॉडिफाइड कैटेगरी, दूसरा मॉडिफाइड कैटेगरी। नाउ व्हाट इज अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन? अनमॉडिफाइड का मतलब है हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का जो हम डिस्कस करेंगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ बदलाव लेकर के नहीं आना चाहते। मतलब लेट्स से हमने ऑडिट करना शुरू किया, एविडेंस ऑब्टेन किए, इवैल्यूएट किया, एंड अज्यूम हमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मिसस्टेटमेंट इज समथिंग विच लेट्स से एरोनियस, गलत तरीके से कोई अमाउंट को रिकॉर्ड किया गया है, गलत तरीके से कोई अकाउंट के अंदर क्लासिफिकेशन दिया गया है, गलत तरीके से किसी अमाउंट को डिस्क्लोज किया गया है। एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड एरर कैन बी माय मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? ऐसी गलती जो मेरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो गलती मेरे लिए क्या कहलाती है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाती है। सर, ऐसी गलती जो मेरे यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इंपैक्ट कर सकती है, वो गलती मेरे लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमने एक कंपनी का ऑडिट किया, मतलब हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किया, और हमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, मतलब वी बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, एंड एट द सेम टाइम हमको लगता है जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, एक वर्ड होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRF, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क या तरीका। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में हम AS/ या इंड AS एप्लीकेबिलिटी प्लस शेड्यूल 3 को फॉलो करते हैं। वो इंड AS प्लस शेड्यूल 3 मेरे लिए क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने का तरीका। तो अगर मैं बोलता हूं आई हैव एग्जामिन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड आई बिलीव दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एंड I am trying to conclude that yes, financial statements are prepared in compliance with applicable financial reporting framework. मतलब वो सब compliance किया गया है in terms of applicable accounting policies and principles, in terms of schedule 3 disclosure requirements, in terms of compliance of laws and regulations. तब जाकर के मैं clean opinion के ऊपर आता हूं, और वो clean opinion मतलब मैं कोई qualification देना नहीं चाहता हूं। मैंने आपको पहले बोला था qualification is a negative word in audit. क्वालिफिकेशन इज अ नेगेटिव वर्ड इन ऑडिट। जब मैं बोलता हूं मुझे कोई सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट नहीं मिला है और मुझे लगता है मेरे हिसाब से सब ट्रू एंड फेयर है, तब मैं क्लीन ओपिनियन देना चाहूंगा, या उसका दूसरा नाम क्या है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। या मैं बोल सकता हूं मेरा जो स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसे मॉडिफाई करना नहीं चाहता हूं, इसीलिए दूसरा वर्ड क्या बन जाएगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सो कैन आई से अनमॉडिफाइड ओपिनियन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज
क्लीन ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन. दिस इज द कॉमन कैटेगरी, सबसे कॉमन कैटेगरी हमारे लिए कहलाती है अनमॉडिफाइड ओपिनियन कैटेगरी. अब सर नहीं, मुझे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले, आई हैव कम अक्रॉस सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एंड मैंने कंपनी का मैनेजमेंट को बताया भी था कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने उसको ठीक भी नहीं किया. मतलब आई एम कंक्लूडिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. तब मैं क्लीन ओपिनियन नहीं दे सकता हूं, मुझे अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो रिपोर्ट कहलाएगा मॉडिफाइड ओपिनियन. मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, उसके अंदर बदलाव लेकर के आना पड़ेगा, मुझे रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन देने पड़ेंगे कि मैं क्यों मॉडिफाई कर रहा हूं, उसके मुझे लॉजिकल रीजंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. वो कैटेगरी ऑफ ओपिनियन कहलाता है मॉडिफाइड ओपिनियन, जो हम डिस्कस करेंगे एसे 705 के अंदर. अभी आपको आना चाहिए डेफिनेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन. तो पहले काम करते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम मॉडिफाइड ओपिनियन का डेफिनेशन पढ़ेंगे 705 के अंदर. लेक्चर इज स्टक. आई डोंट थिंक बेटा लेक्चर चल रहा है प्रॉपर्ली. समवन इज राइटिंग लेक्चर इज स्टक. इज लेक्चर स्टक गाइस? आई वांट समवन टू रिस्पॉन्ड. नो. या एग्जैक्टली बेटा, अगर किसी एक को ऐसा लगता है ना, आप प्लीज डायरेक्टली चैट पे मत लिखो, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट. डू यू गेट माय पॉइंट? हाँ, थोड़ा लैग हो सकता है, दैट इज फाइन, बट सी नेटवर्क प्रॉब्लम सबको हो सकता है, एट योर एंड इट कैन बी एट माय एंड आल्सो. ठीक है, पर लैग होने के बावजूद भी बॉटम लाइन आउटपुट तेरे पास में आएगा. तेरा लेक्चर शायद कुछ टाइम बाद में खत्म हो जाएगा. ओके, चल लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन. काम करो 700 में आओ डायरेक्टली, कम टू पेज नंबर 179. Can you see form of opinion? In that, read the first one. Unmodified opinion. देखो definition क्या बोलता है? The auditor shall express an unmodified opinion when auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. मतलब जो भी applicable FRF है उसके हिसाब से prepare किया गया है, and वो ऐसा बोल सकता है उसके judgment में financial statements are free from material misstatements. तब जाकर के normally वो कौन सा opinion देता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है. और मॉडिफाइड का डेफिनेशन हम 705 में पढ़ेंगे. जनरली जब आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है तब मॉडिफाइड ओपिनियन आता है, या अगर आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन ना कर पाओ, मतलब यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तब भी आप मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ जाते हो. ये दोनों पॉइंट को हम 705 में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपिनियन? 2, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन. ठीक है, कैन यू प्रोसीड? चलो 700 में स्टार्टिंग में आओ, कम टू पेज नंबर 178. कैन यू सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर? सो एज पर एसए 700 मैं बोलूंगा, 700 का नाम क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एसए 700? कि भाई मुझे एविडेंस ऑब्टेन करना है, कंक्लूजन पे आना है, ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, एंड ओपिनियन को एक्सप्रेस करूंगा थ्रू अ रिपोर्ट, एंड दैट विल बी अ रिटन रिपोर्ट. लुक एट द ऑब्जेक्टिव नाउ. To form an opinion on financial statements based on what, sir? Based on evaluations. Evaluation कैसे करते हैं हम? जब हम evidence obtain करते हैं उसको हम evaluate करते हैं, and जो हमारा report रहेगा उसको हम clearly written format के अंदर अपने opinion के साथ में लोगों को present कर देंगे. Can I say it's a very very logical objective? एक बार आप read करोगे. See guys, the objective of these revision lectures is you are actually able to focus only on important topics and read them again with me, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, आपका मे बी कुछ हद तक मेमोराइजिंग भी हो जाएगा. वो दोनों एस्पेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो पर्सपेक्टिव है. सीरियस रहने का, ऐसा मत सोचना ये मेरे को आता है, तुझे आता होगा. अगर ये सेम लैंग्वेज मल्टीपल टाइम्स पढ़ेगा, तेरा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा, तुझे कोई लॉस नहीं होगा. तो सिंसियरली रीड करना एक बार. स्पेंड 1 मिनट, रीड द ऑब्जेक्टिव क्विकली विद इन 1 मिनट, एंड देन विल प्रोसीड. अभी गुड? लेट्स गो नेक्स्ट. बेटा कैन यू सी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क? अब ये एक चीज है जहां मेरे को पता है कुछ लोगों को पक्का डाउट रहेगा. पहले मैं क्लियर कर देता हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस. ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, पहली चीज तो. सो बिकम स्ट्रेस फ्री. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं पढ़ाना फिर भी चाहता हूं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस. ये क्या बोलता है? सुनो जरा. ये बोलता है जो आपका
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, वो भी दो टाइप का होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी दो टाइप का होता है। एक बोल रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड दूसरा बोल रहा है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एक क्या बोला, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा बोलता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, सुनना मेरा बात। मतलब एक कंपनी के लिए जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उसके लिए जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो दो तरीके का हो सकता है। या तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा या कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा। सबसे पहले हम समझते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब क्या है इसका, जो इंडिया में सबसे कॉमनली एप्लीकेबल है। हम नॉर्मली क्या चाहते हैं, इंडिया में जितने कंपनीज है विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, दे नीड टू कंप्लाई विथ इंड एस प्लस शेड्यूल 3 टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम चाहते हैं आप इंड एस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, उनके हिसाब से अकाउंटिंग करो, उनके हिसाब से डिस्क्लोजर करो, एंड शेड्यूल 3 का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, उसको आप फुलफिल करो। ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। कैन आई से ये नॉर्मली हर कंपनी का इंडिया के अंदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। मतलब जब मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं ये देखूंगा हैव दे कंप्लाइड विद द इंड एस रिक्वायरमेंट्स एंड शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स। इफ यस, आई कैन से दे आर presenting their financial statements on a true and fair basis। मतलब true and fair presentation है, ये मैं ओपिनियन दे दूंगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अंदर नॉर्मल कंपनी का ऑडिट करते वक्त। अब देखो बेटा, जब मैं इंडेक्स फॉलो कर रहा हूं, क्या मेरे पास में ऑप्शन होता है हमेशा समटाइम्स टू डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है देयर कैन बी अ बेटर सिचुएशन एंड इट कैन रिजल्ट इनटू अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके पास में ऑप्शन है टू गो बियॉन्ड इंड एस। आप उसका डिस्क्लोजर दो, रेलेवेंट रीजंस दो। मतलब आपको एक फ्रीडम दिया है एज अ मैनेजमेंट, आप अपने जजमेंट का, आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके बेटर तरीके से भी यू कैन डिपार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस एंड गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अलाउ किया गया है। कैन यू क्लियरली सी, यहां पे आओ जरा। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हम चाहते हैं सिर्फ जो इंडेस बोल रहा है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडेस के साथ साथ में अगर आपको लगता है समटाइम्स यू मे हैव टू डिपार्ट फ्रॉम देयर और यू मे हैव टू गिव अ एडिशनल डिस्क्लोजर, तो वो भी आप दे सकते हो। हम चाहते हैं सिर्फ आप कंप्लाई मत करो, जो इंडेस बोलता है उसे तो कंप्लाई करना ही चाहिए, साथ साथ में अगर फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपको लगता है आपको उसको बियॉन्ड जाने की जरूरत है, तब भी आपको जाना चाहिए एज अ कंपनी। ये मेरे लिए फेयर प्रेजेंटेशन होता है। देखो जरा, एफआरएफ, ऐसा एफआरएफ जो रिक्वायर करता है कि आप कंप्लाई करो विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ। मतलब हम चाहते हैं आप इंड एस और शेड्यूल 3 को फॉलो करो एंड साथ साथ में एक्नॉलेज करो दैट मैनेजमेंट में प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज रिक्वायर्ड बाय, मतलब इंड एस के बियॉन्ड भी वो डिस्क्लोजर दे सकता है एंड मैनेजमेंट में डिपार्ट समटाइम्स आल्सो फ्रॉम द इंड एस। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, रेयरली होता है, बट आपको लगता है अ सिचुएशन वेयर देयर कैन बी अ बेटर वे टू अकाउंट एंड प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप वो भी कर सकते हो। आपको ये पावर दिया है। कहना इसे ये फ्रेमवर्क कहलाता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जहां पर हाँ कंप्लायंस के लिए कुछ चीजें हैं, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, पर वो आपको साथ में फ्रीडम भी दे रहा है कि फेयर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ कंप्लायंस करना। बात समझ में आएगा आपको एटलीस्ट ये इस पहले चीज का। कहना इसे इंडिया में नॉर्मली जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है उनका जो फ्रेमवर्क है वो क्या कहलाता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहलाता है। अब मैं दूसरा बात करता हूं, कैन यू सी एग्जांपल जो है, इंडिया के सारे कंपनीज जो है नॉर्मली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क? ये ना छोटा पार्ट है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में, देखो खुद है डेफिनेशन में, कंप्लाई करोगे तो कंप्लायंस है। कंप्लायंस का मतलब क्या, सुनो, अज्यूम करो इंडिया में टाटा मोटर्स, दे हैव अ सब्सिडरी इन यूरोप, समझो मेरा बात, और यहां पे कंपनी एक्स वाई जेड। जब ये एक्स वाई जेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, वो क्या करेगा, वहां के सबसे आईएफआरएस फॉलो करेगा। यूरोप में आईएफआरएस एप्लीकेबल है, वो आईएफआरएस फॉलो करेगा टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो यूरोप में बेस्ड है। बट जब टाटा मोटर्स अपने सीएफएस बनाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इस एक्स वाई जेड के नंबर्स भी यहां पे ऐड होने वाले हैं? बट आइडियली जो आईएफआरएस कंप्लाइंट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो आईएफआरएस के हिसाब से बनाए गए हैं, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो यूरोप में फॉलो होता है, आईएफआरएस एंड इंड एस में डिफरेंस है, क्योंकि इंड एस प्योर आईएफआरएस नहीं है। इंड एस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस आईएफआरएस, उन दोनों को मर्ज करके बनाया है। तो डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, यूएस गैप में डिफरेंस है, आईएफआरएस में डिफरेंस है, इन सब में डिफरेंसेस है जो आपको सीए फाइनल में पढ़ाए जाएंगे। आई एम ट्राइंग टू से, उसको अगर टाटा मोटर्स में सीएफएस में नंबर मर्ज करना है, टाटा मोटर्स क्या बोलेगा, तेरे को एक्स वाई जेड के एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे,
इस बार वो रहेगा इंडेस के हिसाब से, किसके हिसाब से रहेगा, इंडेस। और तुझे ये ऐसा कैसा फॉलो करना पड़ेगा, तेरे पास फेयर प्रेजेंटेशन का स्कोप नहीं है, यू हैव टू फॉलो दिस कंपल्सरीली एंड सबमिट दोस नंबर्स टू अस so that we can merge them with the CFS। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क कब होता है, जब आपको बोला है आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, आपको फेयर प्रेजेंटेशन के लिए अपने एस्टिमेशन का, जजमेंट का पावर नहीं है, कोई और डिटेल्ड या अलग डिस्क्लोजर का पावर नहीं है, आपको यही फॉलो करना है, इतना ही। ये होता है नॉर्मली CFS रिपोर्टिंग के अंदर आता है, एंड इसका अलग से ऑडिट भी होता है, पर वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, वो ऐसे 800 में आता है। कहां आता है, ऐसे 800 के अंदर। तो वो कहलाता है मेरे लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि कंप्लायंस में क्या है, आपको सिर्फ कंप्लायंस करना है जो रिक्वायरमेंट बोला गया है, आपको ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये नहीं है, मतलब आप डिपार्ट नहीं कर सकते हो उस रिक्वायरमेंट से, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, आपको कोई उसके बियॉन्ड डिस्क्लोजर देने का अलाउ नहीं किया गया है। ये कहलाता है मेरे लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क। क्या आपको फाइनली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क समझ में आया है क्या? हम इंडिया में नॉर्मली जिन कंपनीज का ऑडिट करते हैं उनके लिए जो फ्रेमवर्क एप्लीकेबल वो क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। डू यू अंडरस्टैंड दिस? श्योर। अब एक लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, वो आपको ढंग से सुननी पड़ेगी मेरे साथ में आके। कम हियर। जब हम नॉर्मली क्लीन ओपिनियन देते हैं, क्या देते हैं, क्लीन ओपिनियन। आप सबको ओपिनियन पैराग्राफ मालूम रहेगा, ओपिनियन पैराग्राफ। देखो ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। कम टू पेज नंबर, कम टू पेज नंबर 184। एक सैंपल ऑडिट रिपोर्ट दिया है, कैन यू सी ओपिनियन पैराग्राफ? यहां पर आओ, रीड दिस लैंग्वेज विथ मी। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। ये तो स्टैंडर्ड लाइन है। देखो क्या बोलता है, द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट in the manner so required and gives a true and fair view। मतलब हमारे हिसाब से, ये हमारा ओपिनियन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन कंफॉर्मिटी with the applicable financial reporting framework and वो true and fair view देता है। that means they are in conformity, in compliance with the accounting principles generally accepted in India। that is जो इंडियन गैप है उसको फॉलो करता है और हमारे सबसे ट्रू एंड फेयर देता है। अब सुनना मेरा बात, ये ना हम नॉर्मली जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, जो हम नॉर्मली इंडिया में फॉलो करते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तब हम ऐसा ओपिनियन लिख के देते हैं। तब हम ऐसा ओपिनियन लिख के देते हैं। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता ना तो ओपिनियन ऐसा नहीं आता, ओपिनियन अलग आता। कैसा अलग आता बोलता हूं आपको मैं, इधर आओ। कम टू पेज नंबर 179। 179 पे आओ, कैन यू सी ऑडिटर्स ओपिनियन? नीचे आओ, देखो जब आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, कौन सा ओपिनियन दे रहे हो, अनमॉडिफाइड, मतलब हम कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं, क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं। देखो क्या बोलता है, इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, लैंग्वेज ऐसा रहेगा। क्या लैंग्वेज है देखो, हमारे ओपिनियन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दे प्रेजेंट फेयरली इन, लुक एट द वर्ड प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स। जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वैसा उसको प्रिपेयर किया है। या आप दूसरा लैंग्वेज यूज कर सकते हो। क्या लैंग्वेज देखो, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या हम ये यूज करते हैं नॉर्मल इंडिया के अंदर? यस। अब ये भी यूज कर सकते हो, पर ये दोनों के दोनों किसके लिए लैंग्वेज है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए। यहां पे प्रेजेंट्स फेयरली, ट्रू एंड फेयर, ये वर्ड का इस्तेमाल होता है। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो देखो लैंग्वेज क्या है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। देखो वर्ड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन मटीरियल रेस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद। ये देखो, ये नहीं बोल रहा आर प्रेजेंटेड फेयरली, नहीं बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, आर प्रिपेयर्ड। सिर्फ प्रिपेयर्ड बोल रहा है, ऐसा प्रिपेयर किया है, फेयरली प्रेजेंट नहीं किया है। फेयरली प्रेजेंट करने के लिए आपको मैनेजमेंट को पावर देना पड़ेगा टू गो बियॉन्ड द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो देखो लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, या वर्ड यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या वर्ड यूज करते हैं, आर प्रिपेयर्ड। क्या वर्ड यूज करेंगे, आर प्रिपेयर्ड कंपल्सरीली हमारे ओपिनियन पैराग्राफ में। मैं आपको दो रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सैंपल रिपोर्ट्स रहेगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई थिंक आफ्टर दिस आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्लियर हो जाना चाहिए। लेट मी शो यू वन रिपोर्ट। इन द मीन टाइम 2 मिनट में आप इन दोनों चीजों को पढ़ो। ये पेज नंबर 179 एंड 180 पे है, दोनों का लैंग्वेज वापस से पढ़ो। मैं आपको एक सैंपल रिपोर्ट दिखाता हूं।
ये भी 705 से शुरू हो रहा है. 700 सीरीज किधर गया यार? ओके ओके ओके. जस्ट स्पेंड वन मोर मिनट. मुझे मिलता है तो ठीक, नहीं मिला तो फिर बाद में आपको ढूंढ के रखेगा एंड आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट. मिल जाना चाहिए एक्चुअली में. चलो एक काम करते हैं, आईसीआई की वेबसाइट पे जाते हैं डायरेक्टली. लेट्स सी. इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टडी मटेरियल May 20. 700 सीरीज. ये बेयर एसेज है, आपको ओपन करने का जरूरत नहीं है. डोंट वरी अबाउट दिस. आपको सिर्फ एग्जांपल बताना है मुझे एक, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो. देखो, ऑडिट रिपोर्ट, let me take this out. यहां से निकाल लेके चले जाता हूं. क्रिएट न्यू नोट, ऑडिट, इंपोर्ट, ऑडिट. फिर ऐसे के अंदर आ गए फेयर प्रेजेंटेशन. लुक एट दिस. दिस इज फॉर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. देखो लैंग्वेज क्या है हमारे पास रिपोर्ट के अंदर. इन आवर ओपिनियन, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, हमारे हिसाब से दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. लुक एट द क्लियर वर्ड ट्रू एंड फेयर लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये भी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है. They should be giving you one. Again, fair presentation framework. I hope there should be one example at least. Again, fair presentation framework. Compliance framework. देखो, audit report on financial statements for general purpose compliance framework. See, in our opinion, the accompanying financial statements are prepared in all material respects in accordance with XYZ laws. और ये XYZ laws जो रहेंगे वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखे हुए रहेंगे, जिनको हम वापस से हाईलाइट कर देंगे हमारे एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर. मतलब बेसिकली ओपिनियन के अंदर ना लाइन ही बदल जाता है. यहाँ पर क्या वर्ड यूज होता है? आर प्रिपेयर्ड. ये आपको नॉर्मली हमारे इंडिया के लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे लिए जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रहता है. वो सिर्फ पेरेंट कंपनी को रिपोर्ट करने के लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज किया जाता है. इज द डिफरेंस क्लियर टू यू? 100%. मैं आपको ये रिपोर्ट भी निकाल के दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू आर श्योर देन आई विल प्रोसीड. श्योर आप लोग हो? आर यू गाइस देयर? हाँ, you guys are there. Okay. See, you need to respond कभी कभी at least by yes or hands up, whatever it is. So I need to be aware that yes, it is fine. चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया इन दोनों फ्रेमवर्क के बारे में. तो देखो 700 के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है while coming to an opinion. कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन तक आने का, एविडेंस ऑब्टेन करने का, इवैल्यूएट करने का और एक प्रॉपर रिटर्न रिपोर्ट में ओपिनियन देने का. ओपिनियन टाइप्स क्या है? दो है, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. सर जो फ्रेमवर्क है वो दो हो सकता है, या तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या कंप्लायंस फ्रेमवर्क. अकॉर्डिंगली हमारे ओपिनियन के अंदर लैंग्वेज बदलते जाएगा. इज इट क्लियर? लेट्स गो नेक्स्ट. अब आता है क्वेश्चन ऑन द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. क्या क्वेश्चन आता है? ऑन द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बोल दो. इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, 4-5 मार्क के लिए पूछा गया है ऐसे ऐसे बहुत बार. तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट्स क्या है? आई एम श्योर ये आपको अच्छे से मालूम है. हम क्विकली 10 मिनट स्पेंड करेंगे एंड डिस्कस करके उड़ा देंगे. लेट्स टेक दी ऑडिट रिपोर्ट का सैंपल फॉर्मेट सामने, शायद आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा. पेज नंबर 184. हम एक कंपनी का भी ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास में रेफरेंस के लिए, बट एनीवेज फोकस इज ऑन द कंटेंट्स राइट नाउ. सबसे पहले क्या आएगा? देखो, कैन यू सी द टाइटल? टाइटल इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. टाइटल के नीचे क्या आएगा? एड्रेसी. ये रिपोर्ट किसके लिए बनाया गया है? तो कैन आई से इट स्टार्ट्स विद टाइटल. टाइटल हमेशा आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके नीचे आएगा एड्रेसी. ये रिपोर्ट किसके लिए बनाया गया है? नॉर्मली रिपोर्ट किसको एड्रेस करते हैं हम? टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी. दैट मींस मेंबर्स ऑफ XYZ. उसके बाद में एक लाइन आता है,
दैट इट इज अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको बोला भी था ये जो है ना, ये एक्चुअली में इंट्रोडक्शन है। यहां पर ना लिखना चाहिए हमने किसका ऑडिट किया है, किस पीरियड का ऑडिट किया है। उन्होंने वो सब ना सीधा ओपिनियन पैराग्राफ में इंक्लूड कर दिया है। जो ओल्ड फॉर्मेट था ना, उसमें क्या था, ये जो चीज है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, दिस वॉज अंडर दिस इन द ओल्ड फॉर्मेट, बट रिवाइज फॉर्मेट में उन्होंने सब कुछ ओपिनियन की हेडिंग के अंदर डाल दिया है। डजंट मैटर, हमें हमेशा पता होना चाहिए सबसे पहले टाइटल आता है, फिर एड्रेस ही आता है किसके लिए रिपोर्ट बनाई गई है, फिर एक स्टेटमेंट आएगा दैट इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट कैन बी ईदर अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इट कैन बी अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके नीचे डायरेक्टली क्या आएगा, ओपिनियन पैराग्राफ आएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट, ओपिनियन पैराग्राफ है उसके अंदर ओपिनियन नीचे आएगा, उसके पहले एक जनरल चीज आएगी। तो एक्चुअली में ये इंट्रोडक्शन है रिपोर्ट का और ये एक्चुअल ओपिनियन है। दिस इज द एक्चुअल ओपिनियन। इंट्रोडक्शन क्या है भाई, हमने ऑडिट किया है किसका, XYZ कंपनी का। किस चीज का ऑडिट किया उसमें सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा सर, बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स आएगा, SOC आएगा, किस पीरियड के लिए आएगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्लियरली बोलेंगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ फॉर द पीरियड एंडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या चेक किया है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये मेरे लिए हो गया इंट्रोडक्शन। अब आएगा एक्चुअल ओपिनियन। ओपिनियन का लैंग्वेज कैसा होता है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। हमारे हिसाब से क्या ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अगर ट्रू एंड फेयर है तो मैं क्लियरली बोल दूंगा ट्रू एंड फेयर है। और देखो ये जब क्लियरली ऐसा वर्ड है ना ओपिनियन, इसका मतलब है ये क्लीन ओपिनियन है। अगर ये मॉडिफाइड ओपिनियन होता तो पता है क्या, उस ओपिनियन के बाजू में कुछ ना कुछ लिखा होता। क्या लिखा होता भाई, क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा होता, एडवर्स ओपिनियन लिखा होता, डिस्क्लेमर लिखा होता। अगर सिर्फ ओपिनियन लिखा है इसका मतलब ये कौन सा ओपिनियन है, क्लीन ओपिनियन है। अच्छा, मॉडिफिकेशन को समझने के लिए हम 705 में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये मेरे लिए बन जाएगा ओपिनियन पैराग्राफ। 2 मिनट स्पेंड करो, क्विकली ओपिनियन पैराग्राफ को पढ़ो एक बार फटाफट से, जल्दी से स्पेंड करो टाइम। पढ़ा? एक बच्चे ने मेरे को पूछा है, सर कैन वी एक्सपेक्ट अ करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन ऑन ऑडिट रिपोर्ट? यस, रादर आई विल टेल यू व्हाट, इन एवरी 2-3 अटेम्प्ट्स एक क्वेश्चन तो करेक्ट इनकरेक्ट में ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आता ही है। आई विल गिव यू सैंपल्स आल्सो। लेट मी डिस्कस 2-3 स्टैंडर्ड्स, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। मैंने देखो निकाल के रखे, डोंट वरी। ऐसा जो अपना क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल है ना, उस क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके रखे। आई हैव आइडेंटिफाइड रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस, मार्क भी करके रखा उनको, देखो प्रॉपर्ली मार्क करके रखा है। हम इनको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन। क्या आपको ओपिनियन पैराग्राफ समझ में आया? सो व्हाट आर द कंटेंट? स्टार्ट्स विद टाइटल, नंबर 2 एड्रेसी, number 3 a report on audit of financial statement, and then comes my opinion heading. Opinion heading में introduction आएगा, फिर actual opinion आएगा। Are we good? Sure. Then there is a paragraph that is called as basis for opinion paragraph. Listen to me carefully. ये जो basis for opinion paragraph है ना, old format में basis for opinion paragraph जो है ना, वो old audit report format में कंपल्सरीली नहीं आता था। मतलब अगर आप क्लीन ओपिनियन दे रहे हो तो ये बेसिस पैराग्राफ नहीं आता था ओल्ड रिपोर्ट के अंदर। मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स को आपके मॉड्यूल में डाला है, ऐसे मॉड्यूल्स के अंदर आपको जब टाइम मिले तो आप देख सकते हो। कभी भी जब ओल्ड फॉर्मेट था और क्लीन रिपोर्ट थी तब हम बेसिस पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करते थे। बट रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट जो अब से एप्लीकेबल है, अगर आप क्लीन ओपिनियन भी देते हो तब भी बेसिस पैराग्राफ आता है। और जो बेसिस पैराग्राफ है ना, ओपिनियन के नीचे आता है। तो पहले ओपिनियन आएगा, फिर क्या आएगा, बेसिस पैराग्राफ आएगा। मतलब बेसिस पैराग्राफ कंपल्सरीली आजकल इंक्लूड किया जाता है हमारे रिपोर्ट में, चाहे आपका क्लीन ओपिनियन हो या आपका मॉडिफाइड ओपिनियन हो। क्यों ऐसा? बिकॉज मुझे एक बात बताओ, व्हेन आई एम अराइविंग एट ओपिनियन, मैं ओपिनियन तक कैसे पहुंचा? दैट मींस मैंने एज ऑडिटर आई वुड हैव कंप्लाइड विद ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैं इंडिपेंडेंट तरीके से एक्ट किया होगा। आई वुड हैव कंप्लाइड विद ऑल दी कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल्स। मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन किए होंगे। मतलब नॉर्मली भी अगर आप ओपिनियन तक आते हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बेसिस होता है। तो बिल्कुल लॉजिकली बेसिस पैराग्राफ आता है। और इस बेसिस में क्या लिखते हैं? इस बेसिस में ऐसा लिखते हैं, हाउ डिड वी अराइव एट ओपिनियन? हमने ओपिनियन तक आने के लिए हमारा जो ड्यूटी है टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल एसेज, याद है क्या? सेक्शन नंबर 143
पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, वहां पर जो सबसेक्शन नंबर 10 है वो क्लियरली बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो हम यहां लिखेंगे, ये हम क्लियरली बोल रहे हैं हमारा ड्यूटी था, हमने उसको क्लियरली दिमाग में रखते हुए सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया है बिफोर अराइविंग एट द ओपिनियन। कैन यू सी, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद applicable standards on auditing since it is a specified duty under section 143 subsection 10। साथ साथ में हमने इंडिपेंडेंटली काम किया है एंड जो ICAI का कोड ऑफ एथिक्स है उसे कंप्लाई किया है। कैन यू सी, हमने क्लियरली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स उसको क्लियरली एक अलग पैराग्राफ में, आगे नीचे एक पैराग्राफ आएगा, कैन यू सी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ, यहां पर हमने उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट इन जनरल जो हमको ऐसे फॉलो करना चाहिए था वो हमने किया है। एंड कैन यू सी, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी एज पर code of ethics issued by ICAI, and also remember that we believe that we have obtained sufficient and appropriate audit evidences to provide a good basis for our opinion। मतलब हमारे पास वर्किंग पेपर्स हैं जहां पर हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है कि हमने क्या क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस को ऑब्टेन किया है टू अराइव एट दिस ओपिनियन। ये बेसिस पैराग्राफ एग्जाम में आ सकता है क्योंकि रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में बेसिस पैराग्राफ क्लीन रिपोर्ट के लिए भी आता है। अगर मॉडिफाइड है तो ये लैंग्वेज बदल जाएगा। मॉडिफाइड में क्या आएगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, क्या हो जाएगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। पर जो ये कंटेंट है ये सेम रहने वाला है। लेट मी शो यू वन एग्जांपल, लेट मी शो यू वन एग्जांपल, लेट मी गो टू ऐसे 705 706 पे आ गए। चलो कोई भी एग्जांपल लेते हैं। देखो एक क्वालिफाइड ओपिनियन है क्या यहाँ पे, लुक एट दिस क्वालिफाइड ओपिनियन, कैन यू सी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। इग्नोर दिस, रीड दिस, लैंग्वेज सेम है क्या पूरा का पूरा, ये मेरा रीजन है, दिस इज द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। बट जो जनरल कंटेंट है कि हम हमारे ओपिनियन तक आने से पहले क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं वो ऐसा का ऐसा ही आएगा। ये बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट हर ऑडिट रिपोर्ट में आता है इन द रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट। दिस कैन बी अ गुड MCQ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस सिग्निफिकेंटली। आप पढ़ के देखो, पूरा वर्ड बाय वर्ड मैच होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, कॉपी पेस्ट है। ये पूछ रहा है कैन वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन ओल्ड फॉर्मेट। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन ओल्ड फॉर्मेट, बट अगर आपको ओल्ड फॉर्मेट से रिवाइज फॉर्मेट में जो डिफरेंस है वो पता है, वो डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं वो डिफरेंस को हाईलाइट कर रहा हूं कि ये जो बेसिस पार्ट है ये ओल्ड में नहीं था इन केस ऑफ क्लीन ओपिनियन। बट आपको ओल्ड फॉर्मेट पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड बेसिस पैराग्राफ नाउ? लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। चलो स्टार्टिंग क्या था, सबसे पहले टाइटल, टाइटल के नीचे क्या था, एड्रेसिंग, फिर एक नॉर्मल स्टेटमेंट, फिर क्या था डायरेक्टली हमारा ओपिनियन पैराग्राफ। आफ्टर ओपिनियन कम्स योर बेसिस फॉर ओपिनियन। सिंपल है, अगर क्लीन ओपिनियन है तो आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन, मॉडिफाइड है तो अकॉर्डिंगली आएगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन कैन बी ईदर क्वालिफाइड और रिवर्स और डिस्क्लेमर, उस हिसाब से नाम बदलते जाएगा। अब बेसिस फॉर मॉडिफाइड में दो पार्ट बन जाएंगे, पहले रीजन फॉर मॉडिफिकेशन और फिर हमारा जो जनरल कंटेंट आना चाहिए वो वैसा का वैसा आएगा। इज दिस क्लियर टू यू? अभी गुड। चलो हमारे सिंपल से ओरिजिनल फॉर्मेट पे जाते हैं, आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। चलो 700 के अंदर वापस से सैंपल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, हमने ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ लिया, बेसिस फॉर ओपिनियन पढ़ लिया। नाउ कम्स द की ऑडिट मैटर। बिफोर यू रीड की ऑडिट मैटर मैं तुमको क्लियरली बोल देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, एक बार सुन लो समझ में आ जाएगा। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर, देन वी हैव एम्फसिस ऑफ मैटर, देन वी हैव अदर मैटर, एंड इन तीनों के अलावा भी एक ऐसे 570 है गोइंग कंसर्न। वहां क्लियरली बोला है एक मैटर है जो पहले अलग से एक पैराग्राफ में नहीं आता था, पर आजकल वो मैटर अलग से एक पैराग्राफ में आता है। ये मैटर है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अगर आपको लगता है एज अ ऑडिटर कुछ ऐसे सिचुएशंस है कंपनी के अंदर कि आपको लगता है बहुत सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है, शायद एक कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, फॉर एग्जांपल DHFL हो गया, इवन अब तो मेरे हिसाब से आइडिया पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है आइडियली, बट आई एम ट्राइंग टू से जहां पर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है। मैं नहीं बोल रहा हूं प्रॉब्लम्स है, मैं बोल रहा हूं ये बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है और इतनी अनसर्टेनिटीज है कि यार हम श्योर नहीं है 100% की गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक अलग से हेडिंग बनती है, उसका नाम है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो सबसे पहले आएगा। ये जो कैम वैम है ना ये सब छोड़ दो, पहले क्या आएगा,
मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, पर जरूरी नहीं है हर कंपनी में मटेरियल अनसर्टेनिटी रहे, समझ रहे हो मेरा बात? तो ये ऑप्शनल है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ही हम इंक्लूड करते हैं इंडिया में। इन अदर कंट्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हमारे एसएस कहां से आए थे, एसएस आए हैं आईसास से। कहां से आए हैं? जैसे आईएफआरएस है यूरोप में, वैसे ऑडिट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग है, वो आईसास बोलता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी को कंपल्सरीली इंक्लूड करो, चाहे अनसर्टेनिटी है या नहीं है, लैंग्वेज बदल दो। पर इंडिया के अंदर जो अडॉप्शन किया है ऐसे में, ऐसा बोला है अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ही उसको एक सेपरेट हेडिंग में इंक्लूड करेंगे। और वो हेडिंग कैसा दिखेगा, लेट मी शो यू वन रिपोर्ट, प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड दिस। आई एम गोइंग टू एसए 570। 570 वहां पर मैंने आपको एक ऐसा रिपोर्ट दिया होगा, पेज नंबर 157 पे देखो, वापस सेम टाइटल, एड्रेसी, रिपोर्ट, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, एंड देखो डायरेक्टली हेडिंग क्या आया, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। देखो क्या लिखा है, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स वाई जेड, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, और हमको लगता है यहां पर एक मटीरियल अनसर्टेनिटी है जो एक सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट करती है ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस है, कुछ कंपनीज में हो सकती है, इंडिया में ऐसे नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ते जा रहे हैं। You know the reasons also why. I don't want to get there in detail. That is why एक सेपरेट पैराग्राफ बनाया गया, ये हमने आईसास से अडॉप्ट किया है, बिल्कुल सही है। ये पैराग्राफ हर कंपनी की रिपोर्ट में जरूरी नहीं है, बट अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो वो पहले आएगा, उसके बाद में हम लड़ाई करेंगे कि की ऑडिट मैटर आएगा या एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा। एटलीस्ट ये बात क्लियर है क्या? वापस से हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में when we go to 570. For now, starting with title, then we talk about addressee, then a statement, report on audit of financial statement, फिर opinion paragraph, then comes your basis for opinion paragraph, उसके बाद में आता है हमारा material uncertainty related to going concern which may or may not be applicable as per SA 570। फिर क्वेश्चन आता है, दो पैराग्राफ है, की ऑडिट मैटर और दूसरा एम्फोसिस ऑफ मैटर। की ऑडिट मैटर है 701 में, एम्फोसिस ऑफ मैटर है 706 में। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, क्लियरली स्टैंडर्ड्स में बोला है, ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करेगा। उसको लगता है एम्फोसिस ऑफ मैटर में ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो पहले ईओएम आएगा, बाद में कैम आएगा। सो इट कैन बी ईदर ईओएम एंड देन कैम, और इट कैन बी कैम एंड देन आफ्टर दैट ईओएम। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो टू 701 एंड 706। डोंट वरी अबाउट दिस, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड की ऑडिट मैटर एंड ईओएम का सीक्वेंस? फिर बात आता है अदर मैटर का क्या है। अदर मैटर ऊपर नहीं आ सकता है, अदर मैटर हमेशा नीचे आता है। नॉर्मली हम अदर मैटर को काफी नीचे इंक्लूड करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले कैम आता है नॉर्मली, उसके बाद ईओएम आएगा, फिर आएगी मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या आएगी? मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बाद में आता है अदर मैटर पैराग्राफ। बाद में क्या आता है? अदर मैटर पैराग्राफ। उसके बाद में आता है अदर मैटर पैराग्राफ। देखो आफ्टर कैम सीधा 70 खत्म होने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, इसके बाद में आ सकता है अदर मैटर। लेट मी शो यू वन एग्जांपल, प्रोबेबली आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगा। हमारा रिपोर्ट के अंदर ही है वो एग्जांपल लिया हुआ मैंने। देखो की ऑडिट मैटर आया, ईओएम ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, कैम भी ऑप्शनल है। उसके बाद देखो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन कम्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी गुड, एंड आफ्टर दैट देयर कैन बी अ अदर मैटर पैराग्राफ जो आ सकता है। समझ रहा है क्या आपको बात? पक्का? वापस से बोलता हूं एक बार, टाइटल, एड्रेसी, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन। आफ्टर दैट मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न आ सकता है, जरूरी नहीं है, अगर एप्लीकेबल हुआ सिचुएशन में तो ही आएगा। उसके बाद में या तो ईओएम आएगा पहले या कैम आएगा, दोनों में से ऊपर नीचे कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर, जो ऑडिटर डिसाइड करेगा। आफ्टर दैट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन इफ अदर मैटर पैराग्राफ इज एप्लीकेबल वो आ सकता है। अभी गुड, दैट्स हाउ द नॉर्मल सीक्वेंस वर्क। आपको एग्जाम में सीक्वेंस नहीं पूछता है, आई टेल यू ऑनेस्टली, आज तक नहीं पूछा है। मैं एमसीक्यू में एक्सपेक्ट करता हूं
कि वो पूछेगा कि क्या कंपल्सरीली कैम ऊपर आना चाहिए और ईओ बाद में आना चाहिए। ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है, स्टैंडर्ड्स में बोला है दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जजमेंट ऑफ ऑडिटर। सिर्फ वही बात इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बता रहा हूं। आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कभी ना कभी बनाया जा सकता है। अभी गुड, इनका मतलब क्या है कैम का, ईओएम का, ओएम का, ये हम रेस्पेक्टिव एसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े सर। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है आपको मालूम रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना, ये हम 210 में भी डिस्कस करेंगे, पर आपको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम रहेगी। जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत डिटेल में है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वंस ऑल स्टैंडर्ड्स आर ओवर, क्योंकि यहां पर सारे एसेस का रेफरेंस दिया है। 315 हो गया, 320 हो गया, 330 हो गया, 260, उन सबके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। यस, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिटेल में है, पर इतना डिटेल में आपके सिलेबस में भी नहीं है, फाइनल के अंदर ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी गुड, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक हेडिंग, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या आता है? रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। यहां पर रेफरेंस आएगा आपके सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का, याद है क्या? 143 सबसेक्शन 3, रिपोर्टिंग ऑन प्रिंसिपल असर्शंस, वो सब चीजें यहां पे आती है। साथ साथ में याद है कि आपको कारो का रेफरेंस आएगा, इफ यू कैन रिकॉल। कारो का रेफरेंस याद है क्या आपको? 143 सबसेक्शन 11, याद है क्या? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्लूड कारो एज अ सेपरेट एनेक्शर अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। तो देखो 143 सबसेक्शन 11 के हिसाब से कारो आ सकता है। फिर देखो 143 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट असर्शंस है वो आ सकते हैं। बात समझ में आया क्या? और लास्ट में फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, वो सब आ जाएगा। दिस इज योर ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो रिवाइज फॉर्मेट है। क्या चीजें पता होनी चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले ओपिनियन आता है, बाद में बेसिस फॉर ओपिनियन आता है। क्या बेसिस फॉर ओपिनियन क्लीन ओपिनियन के लिए भी आएगा? बिल्कुल आएगा, 100%। सर क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न के लिए अलग से पैराग्राफ है? बिल्कुल, वो प्रायोरिटी पे आएगा। उसके बाद में ही की ऑडिट मैटर या ईओएम आ सकता है। सर क्या की ऑडिट मैटर और ईओएम कंपल्सरी हर रिपोर्ट में आना चाहिए? नहीं, ऑप्शनल होते हैं। अगर मैटर हुआ तो ही इंक्लूड करेंगे, पर नॉर्मली की ऑडिट मैटर आपको हर बड़े कंपनी में देखने को मिलेगा। ईओएम भी ऑप्शनल है, बट आपको कुछ कंपनीज में मिल सकता है। अभी गुड, आर दीस पॉइंट्स क्लियर टू यू? एनी डाउट टू एनीवन? आई थिंक ये बहुत डिटेल डिस्कशन था वापस से ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अब मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो 700 के ऊपर लेट्स डिस्कस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। आ जाओ स्टार्टिंग ऑफ 700 के ऊपर फटाफट से। देखो आपको एग्जाम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, जो बहुत सिंपल है कि भाई मेरे को ओपिनियन देने का है। फ्रेमवर्क कोई जरूरत नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सीधा यहां पे नीचे डायरेक्टली एक चीज उसको मार्क करो, पॉइंट नंबर 3 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन आता है काफी कॉमनली, काफी कॉमन क्वेश्चन है एक, दैट क्या क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस आप करते हो बिफोर फॉर्मिंग योर ओपिनियन। मतलब ओपिनियन तक आने से पहले नॉर्मली एज अ ऑडिटर क्या क्या चीजें आप इवैल्यूएट करते हो? बहुत ही जनरल आंसर है। आप इवैल्यूएट करोगे क्या कंपनी ने जितने भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो किया है या नहीं किया है, प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है या नहीं किया है, जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, एनबीएफसी से केस में हमको अलाउ किया है टू यूज फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, याद है क्या? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजी दिया गया आपने वही यूज किया है कि नहीं किया है? कोई भी वेग या इनकम्प्लीट लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, आपने डिस्क्लोजर अच्छे से देना चाहिए, एंड जहां भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं वहां मैनेजमेंट का बायसनेस नहीं आना चाहिए, ये आपने इवैल्यूएट करना है। देखो क्या क्या बोलता है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या उन्होंने उसको प्रॉपर्ली कंसिस्टेंटली अप्लाई किया कि नहीं किया, वो चेक करोगे। जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं क्या वो रीजनेबल है एज पर एस 540, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया है क्या वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है एंड अंडरस्टैंडेबल है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं उन्होंने जो प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है क्या वो इतना अच्छे से डिस्क्लोजर दिया है ताकि आपके यूजर को जो गलतियां हैं वो आराम से समझ में आ सकती है, एंड जो टर्मिनोलॉजी यूज किया आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये एकदम जनरल इवैल्यूएशंस है, आपको ये सब के सब आने चाहिए। दिस कैन बी अ वेरी वेरी बीकॉम लेवल एग्जाम क्वेश्चन एंड इट हैज बीन आस्क्ड वंस इन द एग्जामिनेशन। या 2 या 3 अटेम्प्ट पहले एग्जाम में आया भी है, मैं तेरे को क्वेश्चन दिखा देगा एग्जैक्टली, पर ये एक
स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर करके क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मली ओपिनियन देने से पहले आप क्या क्या इवैल्यूएट करते हैं। स्पेंड 2 मिनट्स, वापस से 2-3 बार पढ़ो। आई एम श्योर इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप एग्जाम में आराम से लिख पाओगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, फटाफट से पढ़ो जल्दी से अच्छे से। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके रखो कि भाई यहां मैं गलती कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर लो उनको। हर रेस्पेक्टिव एरिया में मेरा ऑब्जेक्टिव है ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते रहने का। ठीक है, जल्दी से पढ़ो। डन, चलो आगे आ जाओ। फॉर्म ऑफ ओपिनियन, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, फॉर्म ऑफ ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का डेफिनेशन हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया। मॉडिफाइड हम 705 में पढ़ेंगे, लीव इट। नीचे आ जाओ, ऑडिट रिपोर्ट की कंटेंट। जो जो पॉइंट बोलता हूं अच्छे से पढ़ना, उतना ही डिटेल में पढ़ना, ठीक है। ये हम बहुत एक्सट्रीम डिटेल में जा रहे हैं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं पढ़ लेने का। टाइटल आपको मालूम है क्या होता है, अड्रेसी नॉर्मली किसको देते हैं, टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। कम टू ऑडिटर्स ओपिनियन, ये चीज को मार्क करना। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल, ये देखो पॉइंट्स क्या है। नॉर्मली मुझे बताओ, जब हम लिखते हैं इन आवर ओपिनियन, क्या हम ओपिनियन हेडिंग में इन आवर ओपिनियन से पहले हमने इस कंपनी के XYZ के किस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है, ये इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं। तो कहना है इसे ओपिनियन हेडिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग विच कंपनी वी हैव ऑडिटेड, द रिलेवेंट पीरियड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, दैट इज माय बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, SOC इफ एप्लीकेबल, क्योंकि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। तो हम ट्राइंग टू से ये हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लियरली, और फिर हम बोलते हैं हमारे हिसाब से ट्रू एंड फेयर है या नहीं। देखो क्या बोलता है, द ओपिनियन हेडिंग विल इंक्लूड आइडेंटिफाइंग कौन सी एंटिटी का ऑडिट किया है, कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने ऑडिट किया, ये लिखोगे। आप टाइटल आइडेंटिफाई करोगे ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप रेफरेंस दोगे नोट्स टू अकाउंट्स का। आप डेट स्पेसिफाई करोगे और या पीरियड बताओगे आपने क्या कवर किया है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। कहना है इसे सब कुछ हमको मालूम है क्योंकि हमको पूरा पैराग्राफ ही बहुत बार पढ़ने को मिला है। अभी गुड, श्योर। उसके बाद देखो, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो वर्डिंग क्या आएगा बताया मैंने आपको, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो वर्डिंग क्या आया। अभी गुड, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, बेसिस फॉर ओपिनियन क्या आजकल कंपल्सरी आता है, उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, दैट हमने हमारा जो ड्यूटी है टू कंप्लाई विद ऑल एसएस वो फुलफिल किया है, हम इंडिपेंडेंट रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स को फुलफिल किया है हमने ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन किया विच आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। देखो क्या बोलते हैं, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन क्या, रिगार्डिंग बेसिस फॉर ओपिनियन। देखो उसमें क्या है, दैट हमने ऑडिट किया है एज पर ऑल एसएस। रेफर करो दैट आपने आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुद का उसको डिटेल में अलग से एक सेक्शन में दिया है, अलग से आता है ना ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखो एक स्टेटमेंट लिखो दैट ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एज पर कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI। एंड देखो ऑडिटर बिलीव करता है कि उसने जो एविडेंस ऑब्टेन किया है बेसिकली वो जो कंटेंट लिखा है ना उसी को टुकड़े कर करके यहाँ लिख दिया है। एग्जाम में पता है क्या पूछेगा, व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। आंसर ये पॉइंट्स रहने वाला है। अगर तेरे को बेसिस फॉर ओपिनियन मालूम है, तूने पढ़ा है, तो तेरे लिए आंसर लिखना बहुत आसान है। 2 मिनट स्पेंड करो, बेसिस फॉर ओपिनियन पढ़ो एंड ओपिनियन, दोनों पार्ट को जल्दी से पढ़ो, फटाफट से पढ़ो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न आ सकता है अगर 570 एप्लीकेबल है, हमको मालूम है। कैम के बारे में पढ़ेंगे 701 में।
मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको मालूम है, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छे इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, गोइंग कंसर्न में काम कर रहा है कि नहीं करना ये इंश्योर करना, मतलब ये सब कुछ ट्रू एंड फेयर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में, जो नोट नंबर 1 में दिया है। नेक्स्ट, जो रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए रेफरेंस आएगा 143.3 का, 143.11 का। अब आपको दोनों चीजें मालूम है, 143.11 में क्लियरली बोला है ये ड्यूटी है ऑडिटर को इंक्लूड करना पड़ेगा वो सब स्टेटमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है। जहां पर एग्जांपल है कारो 2016, एक कारो 2020 करके आ चुका है पर उसका एप्लीकेबिलिटी 1 साल से पोस्टपोन कर दिया है, वो अगले फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, इस फाइनेंशियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, मतलब सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर जो है, यहां पर एक चीज को अच्छे से मार्क करना। देखो क्या बोलता है, नॉर्मली कौन साइन करता है? तुम बोलोगे ऑडिटर साइन करता है, तो ऑब्वियसली अगर प्रोप्राइटर है तो जो पर्सन है वो खुद ही साइन करने वाला है। इन केस ऑफ ऑडिट फर्म, अब फर्म के नाम पे साइन तो करते ही हो, साथ साथ में पार्टनर का नाम भी आता है, पार्टनर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है। एक लाइन को मार्क करना, देखो ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड इट शैल बी साइंड बाय द ऑडिटर, दैट मींस द एंगेजमेंट पार्टनर इन हिज पर्सनल नेम, वेयर द फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, मार्क दिस, the report is signed in the personal name of the auditor and in the name of audit firm. So basically on behalf of the firm एक पार्टनर साइन करता है तो पार्टनर का नाम भी आएगा, फर्म का नाम भी, ऐसा नहीं इस फर्म के नाम पे कौन साइन कर रहा है उसका नाम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनर का नाम भी आएगा, फर्म का नाम भी आएगा, पार्टनर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा। अभी गुड, बाकी आ गया डेट एंड प्लेस। ठीक है, जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो यू कैन फिनिश इट एंड कम टू दिस पॉइंट, पेज नंबर 183। कैन यू सी ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब एज पर एस 700 ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है। अगर आप अब ये पढ़ोगे तो आपको समझेगा जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसका ही सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा है। आप 2 मिनट स्पेंड करके पढ़ सकते हो, आप नोटिस करोगे हमने और डिटेल में पढ़ा है, यहां थोड़ा कम डिटेल्स को इंक्लूड किया है। आप 2 मिनट स्पेंड कर सकते हो फटाफट से। डन, कम टू नोट नंबर 4, मार्क करो इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से बाकी यूजलेस है, एकदम एकदम यूजलेस है, और जो क्वेश्चन है वो भी घटिया है और आंसर है वो भी घटिया है। सुनो 2 मिनट के लिए, आपको समझ में आएगा बात। ये क्या बोलता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या होता है, पहले तुम मेरी बात सुनो। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जिस तरीके से कंपनी अकाउंटिंग करता है उसके क्वालिटेटिव पार्ट को इवैल्यूएट करना। सी एज अ ऑडिटर आई डू अग्री, when I meet the audit committee members, that is TCWG, when I meet the top level management, अगर मुझे लगता है ना कंपनी में कोई अकाउंटिंग करने के तरीके में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ जो अकाउंटिंग पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं शायद वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हो रही है, या मे बी बेटर पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, मतलब दे कैन बी बेटर मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस, तो आई हैव अ राइट एज अ ऑडिटर, और मेरा ड्यूटी भी बनता है कि मुझे वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को दिमाग में रखना चाहिए, कैसे मैं उनके अकाउंटिंग को इंप्रूव कर सकता हूं। अगर लगता है मुझे ऐसा कुछ है तो मुझे उनको बताना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल चीज है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करने के लिए है तो एक ऐसे है ऐसे 260 कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके सिलेबस उसको निकाल दिया है सी इंटरमीडिएट के अंदर, बट स्टिल 260 क्लियरली बोलता है आप कम्युनिकेट करो, उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, मतलब लेट्स से जहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, वारंटी प्रोविजन हो गया, या कोई भी तरीके का प्रोविजनिंग हो गया। अब जहां पर एस्टिमेशन आएगा वहां जजमेंट आएगा, और जहां जजमेंट आएगा वहां बायसनेस आ सकता है। क्या आ सकता है? बायसनेस। तो कैन आई से जहां जहां एस्टिमेट्स है वह ऑडिटर को और केयरफुल रहना चाहिए, मतलब क्वालिटेटिवली इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या इन एस्टिमेट्स को प्रॉपर्ली बनाया है या नहीं बनाया है, क्या इनमें कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, ये एस्पेक्ट पक्का ऑडिटर दिमाग में रखेगा। मैं अग्री करता हूं। तो कहना इससे जब एक ऑडिटर को बोला जाए
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को दिमाग में रखेगा? तो सर कुछ ऐसे दिमाग में आते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब ऐसे 540, तो जहां अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आएगा वहां जजमेंट आता है। एज अ ऑडिटर आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। नंबर वन, जो भी मुझे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के प्रॉब्लम मिलते हैं वो मुझे कम्युनिकेट करने पड़ेंगे टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एज पर एसे 260। अब ये ना एक कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को डिफाइन करो, अरे वो तेरे को पता ही नहीं है, जब तू ऑडिट करेगा तो समझेगा। देखो आंसर क्या है, मैनेजमेंट मेक्स, पढ़ के देखो मजा आएगा, मैनेजमेंट मेक्स नंबर ऑफ जजमेंट्स अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ओके, 260 के हिसाब से हमें डिस्कशन करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 540 एड्रेस करता है कि मैनेजमेंट का बायसनेस आ सकता है अकाउंटिंग एस्ट। अब तेरे सिलेबस में ना 260 है, तेरे सिलेबस में ना 540 है ही नहीं डिटेल में तेरे सिलेबस में, मेरे को मालूम है ना। वाईसे ने अपना जो लिस्ट निकाला कि क्या क्या तुम्हारे ऐसे एप्लीकेबल नहीं है सिलेबस में, उसमें 260 भी है 540 भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों के दोनों है। तो आई एम ट्राइंग टू से आधा आंसर तो खत्म हो गया, और ये आंसर ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये बोल रहा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अगर आपको लगता है वो कुछ बेटर अकाउंट तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं, बेटर तरीके से डिस्क्लोजर दे सकते हैं, या कोई और तरीका अपना सकते हैं बाय डिपार्टिंग विथ एप्लीकेबल एफआरएफ, तो आपको वो रेकमेंड करना चाहिए एज ऑडिटर, आपको डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, एक चीज क्या है इसमें, एक लाइन आई एग्री वो बहुत लॉजिकल है, एक वर्ड है लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। क्या वर्ड है? लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब अब न्यूट्रल हो, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब अब न्यूट्रल नहीं हो। मतलब फॉर एग्जांपल, एज अ ऑडिटर मुझे 5 मटेरियल स्टेटमेंट मिले, मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किए और बोला आप इनको एडजस्ट करो। मैनेजमेंट ने 5 में से 2-3 एडजस्ट कर दिए, बाकी एडजस्ट नहीं किए। कहना इसे वो लोग न्यूट्रल नहीं है, दे आर लिटिल बिट बाइज्ड, उन्हें कुछ गलतियां ठीक लगी, उन्होंने एडजस्ट किया, बाकी नहीं किया। हो सकता है, सब्जेक्टिव सिचुएशन है, नॉट ऑलवेज दे विल बी रॉन्ग, समटाइम्स मे बी योर जजमेंट इज रॉन्ग इन कंपैरिजन टू देम, इट इज पॉसिबल। बट कैन आई से, अगर मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है जानबूझ के, कुछ ऐसी चीजों को एडजस्ट नहीं कर रहा है जो ऑब्वियस गलतियां हैं, और कुछ ऐसी चीजों को ही ठीक कर रहा है जो बिल्कुल मतलब इमटेरियल टाइप लग रही है, या आपको लगता है हर बार वो एस्टिमेट करने के लिए जो अजम्पशन से बदल रहा है, मतलब जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, उनको कैलकुलेट करने के लिए, प्रोविजन करने के लिए हर साल वो अजम्पशन बदलते रहता है, ये मुझे क्लियरली डाउट करता है शायद मैनेजमेंट बायस तरीके से एक्ट कर रहा है, और शायद मटेरियल स्टेटमेंट्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मुझे मिल नहीं रहे। देखो एक लाइन क्या बोलता है, in considering the qualitative aspects of entities accounting practices, auditor may become aware of a possible biasness in the management judgment। कैसे पता चलेगा? ऑडिटर में कंक्लूड दैट देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। मतलब वो लैक ऑफ न्यूट्रलिटी कैसे पता चलेगा? शायद हो सकता है सेलेक्टिवली कुछ गलतियों को करेक्ट किया जा रहा है पर मैनेजमेंट बाकी चीजों को करेक्ट नहीं कर रहा है, या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करते वक्त वो अजम्पशंस को बार बार बदल रहा है, या फेयर तरीके से एस्टिमेशन नहीं कर रहा है। ये मुझे हिंट करता है शायद न्यूट्रल नहीं है मैनेजमेंट, वो बायस्ड है। समझ रहे क्या मेरा बात? इसकी वजह से मेरे को लगता है कुछ गलतियां भी मिली है और ये मैनेजमेंट बायस लग रहा है, दोनों मिलकर के लगता है अब कंपनी में मटेरियल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। कैन यू सी, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी along with uncorrected misstatement may cause the financial statements to be materially misstated, और शायद इसकी वजह से आप 705 की तरफ चले जाओगे। आई अग्री, पॉइंट नंबर 3 लॉजिकल है। मतलब सर क्या बोलता है पॉइंट नंबर 3? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को जब आप दिमाग में रखोगे एज ऑडिटर, शायद आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, एंड शायद इससे आपको पता चले कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। सो कीप इन माइंड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। पॉइंट नंबर 3 ही लॉजिकल है, 1 जनरल है, बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं। ओके, 260 के हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए इनके बारे में। 540 के हिसाब से जहां एस्टिमेशन आएगा वहां जजमेंट आएगा, और वहां पे अजम्पशंस आ सकते हैं, गलतियां हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, 2, 4 आर यूजलेस। ओनली लॉजिकल पॉइंट इज थर्ड, जहां बोल रहा है शायद इसकी वजह से तुझे पता चले कुछ मटेरियल स्टेटमेंट हो सकते हैं। पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? सेम लाइन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कमेंट। एक्चुअली एग्जाम क्वेश्चन है, सेम चारों पॉइंट आंसर लिखे हुए, मैं तेरे को प्रूव कर देगा। सो दिस कैन बी वन अनदर घटिया कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एसएस 700, रादर इट हैज बीन आस्क्ड। तो मेरे को अगले 1-2 अटेम्प्ट में आने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं, फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अभी गुड, दिस मार्क्स द एंड ऑफ एसएस 700 अकॉर्डिंग टू मी। ये हमने डिटेल में 700 डिस्कस कर लिया है, इसके बियॉन्ड कुछ भी हो तेरे से नहीं पूछ सकते हैं। आर यू गाइस कंफर्टेबल?
आपको 260 540 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस देना पड़ेगा दैट 260 के हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए और 540 के हिसाब से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आपको 260 540 को डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली आईसीआई का नोटिफिकेशन बोलता है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अभी गुड। हाँ, should we continue? Let's go to the next essay. essay 705. थोड़ा आईपैड का बैटरी कम हो रहा है, I'll find a way, but I think आज तो मैनेज हो जाएगा. Let's try. Come to page number 190. We'll discuss essay 705 now. I hope आप सब लोग सिंसियरली सुनते हो, साथ साथ में मेरे को म्यूट पे करके टाइम पास नहीं करते हो. आई एम अज्यूमिंग दैट it's difficult, यार. This is a very very difficult time, I'm sure now. So we're getting used to it. Let's go to 705, modification to the opinion. चलो, सबसे पहले what is modified opinion? अगर मैं बोलता हूं मेरे जजमेंट में एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब देर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब मेरे को लगता है मेरे को क्लीन ओपिनियन नहीं देने का है, मेरे को मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. नंबर वन. या सर, while doing the audit, when I'm trying to obtain audit evidences, मुझे sufficient and appropriate audit evidences नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तब भी मैं सही कंक्लूजन पे नहीं आ पाऊंगा. बेसिकली अगर मुझे एविडेंस ही नहीं मिल रहा है सिग्निफिकेंटली, तो मैं ये तो कंक्लूड नहीं कर सकता हूं ना कि सब कुछ अच्छा है. मेरे को क्या लगेगा, देयर कैन बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट. सो देयर आर टू वर्ड्स, वन इज misstatement, second is a possible misstatement, and they both, we are talking about material misstatements. It can be either detected material misstatements or it can be possible material misstatements. So there are two situations when an auditor arrives at a modified opinion. Situation number one, जब ऑडिटर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन किए, इवैल्यूएट किया, एंड मैं कंक्लूजन पे आया हूं कि यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, आई हैव आइडेंटिफाइड देम, सो आई कैन नॉट गो टू अ क्लीन ओपिनियन, I should go towards a modified opinion. Second situation, I am unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. ये evidence sufficient appropriate कब होता है, ये हम ऐसे 500 में पढ़ेंगे. अभी के assume करो, अगर आपको sufficient and appropriate audit evidence नहीं मिला है, तब आप ये conclude तो नहीं कर सकते हो कि true and fair है. आपको क्या लगेगा, there can be possible material misstatements. So there can be two situations, जहां आपको material misstatement मिल गया है, या दूसरा जहां पर material misstatement हो सकता है. देखो क्या बोलता है. As per SA 705, the objective of the auditor is to clearly express modified opinion. कब देगा, situation 1 and 2, जब वो conclude करता है based on his audit evidences that financial statements as a whole are not free from material misstatement. अब remember क्या हो सकता है, आपको बहुत सारी गलतियां ना ऐसी मिल सकती है जो शायद इंडिविजुअली मटेरियल ना हो, छोटे छोटे अमाउंट की गलतियां रहेगी, बट व्हेन यू टेक देम इन एग्रीगेट they can still be material misstatements. So remember, a misstatement can be individually material or sometimes maybe in aggregate they may become material. In any which case, both situation के अंदर वो classify किया जाएगा as a material misstatement and मुझे modified opinion देना चाहिए. नंबर 2 देखो, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, ताकि वो ये conclude कर पाए कि financial statements are free from. See, मैं financial statements free है from material misstatement, ये कब बोल पाऊंगा, जब मेरे पास में sufficient and appropriate audit evidences है और मैं conclude करता हूं कि हाँ मेरे हिसाब से कोई गलतियां नहीं है significant, तो ही मैं conclude कर पाऊंगा. तो ये situation 1 and 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा. अभी गुड, क्विकली स्पेंड 1 मिनट. सबसे कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, किन किन सिचुएशंस में मॉडिफाइड ओपिनियन आ सकता है. देयर आर ओनली 2 सिचुएशंस. क्विकली रीड बोथ द पॉइंट्स वंस अगेन. फिर बात आती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस डू वी हैव. सी, ओपिनियन के 2 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस हमारे पास में कितने हैं, 3. कौन कौन सा, क्वालिफाइड,
एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। नाउ हमें यही समझना है कौन से कैटेगरी का मॉडिफिकेशन कब आने वाला है। ये डिफरेंस सबसे इंटरेस्टिंग है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तीनों का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, वही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। देखो एक टेबल है जो तुमको मैंने पहले भी पढ़ाया है, वापस से पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। देखो सर, मॉडिफिकेशन तक आने के लिए देयर आर ओनली टू रीजंस। या तो यू विल कम अक्रॉस सर्टेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जिसकी वजह से आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, यहां सिग्निफिकेंट गलतियां हैं, दैट इज नंबर वन। दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो कैन आई से दो चीजों के बेसिस पे ये सेग्रीगेशन होगा कि क्वालिफाइड कब आएगा, एडवर्स कब आएगा, डिस्क्लेमर कब आएगा। दो चीजें क्या क्या है, एक तो नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, मतलब किस चीज की वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है वो एक फैक्टर है। एंड दूसरा फैक्टर, जो आपको गलतियां मिली है या आपके हिसाब से पॉसिबल गलतियां हो सकती है, उनके नेचर को इवैल्यूएट करो, उनको समझ करके पता करो क्या वो परवेजिव नेचर की है, क्या है वो परवेजिव नेचर की। तो या तो वो परवेजिव होगा या नहीं होगा। तो आपको परवेजिव वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि आप नोटिस करोगे जहां परवेजिव नहीं है वहां कुछ अलग आंसर आता है, और जहां परवेजिव वहां कुछ अलग आंसर आता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप परवेजिव समझ लोगे तो आपको टेबल का अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगा। सिंपल चीज है सर। हमें लगता है आपको दो सिचुएशंस की वजह से मॉडिफिकेशन आ सकता है, या तो आपको गलतियां मिलती है या आपको एविडेंस ही नहीं मिलता है ये बोलने के लिए कि गलतियां नहीं है। इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको उन गलतियों को या जो पॉसिबल गलतियां हो सकती है उन्हें इवैल्यूएट करना चाहिए। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेजिव। पहले एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये सेकंड पॉइंट समझ में नहीं है। अरे सेकंड पॉइंट बेटा सिंपल है, तेरे को ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, कैसा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ताकि तू ये बोल सके दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री। मुझे एक बात बोल, व्हेन डू यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट? व्हेन आई हैव ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, जो मुझे क्लियरली बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं एविडेंस ही नहीं मिला है, तो मैं ऐसा कैसे बोल दूं सब ठीक है? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं सब कुछ ठीक है, मतलब क्या है, शायद कुछ गलत हो सकता है। तो ये सिचुएशन है जहां तेरे को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गए हैं, ये वो सिचुएशन है जहां पे पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं। तो पहला वाला जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गया है, दूसरा वाला जहां पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ये दो सिचुएशंस है। पर अब आपको इन दोनों के बियॉन्ड जाकर के पहले परवेजिव वर्ड को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ड मेक और ब्रेक है, वो आपके अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस को बदल देता है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेजिव। डू वन थिंग, मॉड्यूल्स में कम टू पेज नंबर 192, बहुत अच्छा डेफिनेशन है और आपको आना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ परवेजिव, कम टू पेज नंबर 192। व्हाट इज परवेजिव इन ऑडिट? सी, ये क्या बोलता है, जब भी आप किसी एक मिसस्टेटमेंट को, जो आपको गलती मिल गई है, उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, या आप जो एक पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, मतलब ये परवेजिव वर्ड ऑडिट में तभी यूज करना जब आप एक गलती को या एक पॉसिबल गलती को इवैल्यूएट करने का ट्राई कर रहे हो, उसके इफेक्ट को समझना चाहते हो। मतलब जो गलती मुझे मिली है ना, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, ये समझने के लिए ही परवेजिव वर्ड का इस्तेमाल करना ऑडिट के अंदर। मतलब सर परवेजिव वर्ड में तब यूज करूंगा ऑडिट में व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट और पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ऑन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सर परवेजिव सिर्फ और सिर्फ एक इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए ही यूज किया जाएगा। किसके इंपैक्ट को? जो गलती मुझे मिल गई होगी, या तो उसके इंपैक्ट को, या जो गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि मेरे पास में एविडेंस नहीं है। तो जब एविडेंस नहीं है तो मेरे को क्या लगता है, शायद वहां पर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन के अंदर अगर आप उनके इंपैक्ट को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, अब आप क्या बोलोगे, जो गलती मिली ही नहीं है उसके इंपैक्ट को इवैल्यूएट कैसे करोगे? बेटा आपको फैक्ट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे उसके अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स में इन्वेंट्री है 100 करोड़ का, आपको फिजिकली 100 करोड़ का इन्वेंट्री नहीं दिखता है, इट्स नॉट फिजिकली अवेलेबल, तो तुम क्या बोलोगे, इन्वेंट्री किधर है? थर्ड पार्टी के पास में है, आउटसोर्स किया है क्या किसी को कुछ काम करने के लिए, वेयर हाउसिंग किया है क्या, कोई ना कोई तो रीजनिंग रहेगा ना उसके आसपास। तो आपको उसके आसपास के फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में उसका इंपैक्ट कितना आ सकता है। इसीलिए सुनो मेरा बात, परवेजिव वर्ड का इस्तेमाल प्योरली इज व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ अ मिसस्टेटमेंट और अ
पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है तो अलग तरीके का मॉडिफिकेशन आएगा, अगर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है तो अलग तरीके का मॉडिफिकेशन आएगा। बात समझ में आया क्या? चलो पढ़ते हैं। इट इज अ टर्म which is used in the context of misstatement to describe the effect on financial statement or the possible effect on finance, because there are two situations, या तो आपको गलतियां मिल चुकी होगी या आपको एविडेंस ही नहीं मिला है, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। तो ये वर्ड कब यूज करना है? प्योरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, जो मिल चुके हैं या जो हो सकते हैं। क्यों सर? ताकि आप उनके इफेक्ट को इवैल्यूएट कर पाओगे। कैन यू सी? परवेजिव इफेक्ट तब होगा जब ऑडिटर के जजमेंट में इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है। क्या 3 कंडीशन है? सुनना मेरा बात। तो सर लेट्स से आपको एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को अक्वायर किया, अक्वायर करने के बाद में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया। अब जो कंपनी आपने अक्वायर की थी उनके एसेट्स आपके सीएफएस के अंदर आ गए होंगे, मेरे को उन एसेट्स के रिलेटेड इनवॉइसेस चाहिए या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कंपनी मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं उसके बिना कैसे कंफर्मेशन दूंगा कि एक्चुअली में उस अक्वायर्ड कंपनी के एसेट्स का वैल्यू इतना है या नहीं है? आई एम ट्राइंग टू से आई कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट either you have identified a misstatement or there can be a possible misstatement. When will there be a possible misstatement? When you are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. और सर आप इस सिचुएशन को इवैल्यूएट करके समझना चाहोगे इसका इंपैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना है। सर परवेजिव इंपैक्ट तब होगा जब इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है। नंबर 1, सर ऐसा इंपैक्ट है that this is not impacting only one account balance. This is not impacting only one account balance. This is not impacting only one item of financial statement. Rather, it is impacting multiple items of financial statements. मतलब अगर manipulation of accounts हुआ है, manipulation of accounts या manipulation of financial statements जब होता है, सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा के उसको कुछ नहीं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, उससे एसोसिएटेड ऑल अदर एस्पेक्ट्स दे विल ऑल बी मैनिपुलेटेड। मतलब सर यहां पर परवेजिव इंपैक्ट तब होता है जब इस गलती का इंपैक्ट एक एरिया पे नहीं आ रहा है, मल्टीपल एलिमेंट्स या आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो 100% ये परवेसिव कहलाएगा। कैन यू सी? परवेसिव इफेक्ट तब होता है व्हेन द इंपैक्ट इज नॉट कन्फाइंड, मतलब इसका इंपैक्ट सिर्फ कन्फाइंड नहीं है टू वन स्पेसिफिक एलिमेंट और वन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और वन पर्टिकुलर आइटम। अगर ये एक ही जगह पे इंपैक्ट कन्फाइंड है ना, तो शायद मैं बोलूंगा परवेसिव नहीं होगा। पहला पॉइंट बोलता है अगर इंपैक्ट है मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर। दूसरा चीज, नहीं सर इंपैक्ट ना एक ही एरिया में, इंपैक्ट एक ही अकाउंट बैलेंस में। फॉर एग्जांपल वन कंपनी इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अनदर कंपनी, इन्वेस्टमेंट का एक सिंगल एस्पेक्ट है, बट वो जो दूसरा कंपनी है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है इट कैन बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। लेट्स से कंपनी का वैल्यू 100 है, आपने 60% कंपोनेंट है एक बड़े इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में एक दूसरे कंपनी को एक्वायर करने के लिए लगा दिया है। हालांकि वो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, बट सर वो सिंगल इन्वेस्टमेंट भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है आपके पूरे बैलेंस शीट का। आपके बैलेंस शीट का मोर देन 60% कंपोनेंट है, तो हो सकता है इंपैक्ट कन्फाइंड नहीं है कहां पर? एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस पे, एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, बट सर आपको लगता है वो मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस पे कन्फाइंड है या एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कन्फाइंड है, बट वो एक आइटम भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मतलब सर या तो उसका इंपैक्ट मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे होगा, अगर मल्टीपल अकाउंट बैलेंसेस या आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है तो उसको परवेजिव बोल दो, या उसका इंपैक्ट मैं बोलूंगा एक ही अकाउंट बैलेंस पे। लेट्स से एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी वेंट फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, बड़ा कैपिटलाइजेशन किया उन्होंने, मोर देन 30% ऑफ देयर बैलेंस शीट, इतना बड़ा एक्विजिशन है और नया बैलेंस शीट का साइज बहुत बड़ा हो गया है। कैन आई से दिस पार्ट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो हो सकता है एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है पर वो एक भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है। देखो इफ सो कन्फाइंड दैट मींस उसका कन्फाइंड है, इट इज associated with one account balance only, but that represents, that one account balance represents or could represent, acquire कर रहे होंगे अगले साल के नंबर से मर्ज होगा, तब भी मैं बोलूंगा फ्यूचर में वो रिप्रेजेंट करेगा इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब भी मैं उसको परवेजिव बोलूंगा। देखो दोनों चीजें, मैं परवेजिव वर्ड कब यूज करता हूं? ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट कैन बी इधर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट और पॉसिबल मिसस्टेटमेंट जो हो सकते हैं बिकॉज आई मे और मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। जब इन गलतियों को मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं तो मैं देखूंगा क्या इनका इंपैक्ट किसी एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट बैलेंस पे आ रहा है।
अगर हाँ तो नॉर्मली मैं बोलूंगा परवेजिव नहीं है, बट अगर मुझे लगता है वो एक ही पार्ट पे आकर के दैट रिप्रेजेंट्स अ सब्सटैंशियल पोर्शन, मतलब मेरे एफए का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े कंपोनेंट बैलेंस शीट के, मतलब वो एक आइटम है पर वो एक आइटम भी सिग्निफिकेंट पार्ट है, तब भी मैं उसको परवेजिव बोल सकता हूं। या सर ऐसा है ये फ्रॉड है, मैनिपुलेशन किया है, इसका इंपैक्ट मल्टीपल चीजों पे आ रहा है, क्लियरली विजिबल है, इट इज इंपैक्टिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इन दैट केस आई कैन स्टिल से इट इज अ तो परवेजिव के लिए ना तीन कंडीशन है, या तो इसका इंपैक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स पे आ रहा है, या एक ही एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है बट दैट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब भी उसको आप परवेजिव कंसिडर करोगे। या तीसरा जो है ये डिस्क्लोजर रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर रिलेटेड, कुछ ऐसा डिस्क्लोजर नहीं किया, आई वुड से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, उनका डिस्क्लोजर नहीं करना एक बहुत बड़ा गलती है, ये जनरली परवेजिव माना जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो डिस्क्लोजर रिलेटेड है, ऐसा कुछ डिस्क्लोजर नहीं किया जो मेरे यूजर्स के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करते हैं यही उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, यार I am sure that is a very significant non-disclosure. I will consider that as a pervasive in nature. तो pervasive है या नहीं है, इसके लिए तीन कंडीशंस दी है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो परवेजिव कहलाएगा। क्या आपको परवेजिव वर्ड का थोड़ा मतलब समझ में आया? श्योर? हाँ, बच्चे ने पूछा सर ये जो सेकंड पॉइंट है ये इनडायरेक्टली मटेरियलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। यस 100%, दिस सेकंड पॉइंट इज 100% गोइंग टुवर्ड्स मटेरियलिटी। वो कितना सब्सटेंशियल पोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अगर वो 30-40% ऑफ योर बैलेंस शीट कवर करता है तो आई एम श्योर दैट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। गाइस ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, हम थ्योरेटिकली पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं बट रियल लाइफ में फ्रॉम ऑडिटर्स जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिटरमाइन किया जाएगा कि वो परवेजिव है या नहीं है। एंड बहुत रेयर केसेस में होता है जहां पर क्लियरली विजिबल होता है कि आपको परवेजिव कंसिडर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी गुड, अब यहां टेबल पे आ जाओ फटाफट से। सिंपल, अगर आपको लगता है आपको मटेरियल स्टेटमेंट मिला, अगर देखो मटेरियल स्टेटमेंट ही नहीं है तो क्लीन ओपिनियन डायरेक्टली, बट अगर मटेरियल स्टेटमेंट है जो आपको मिल चुका है, सिचुएशन नंबर 1 व्हेन यू कम अक्रॉस अ मटेरियल स्टेटमेंट, आपको लगता है ये मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, आप सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। क्वालिफाइड ओपिनियन इतना बुरा नहीं है, आप बोलोगे सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट ये एक दो चीजें, तो कहना इससे ये जब परवेजिव नहीं है तो आप क्या दे सकते हो? क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। पर अगर आपको लगता है गलती मिली और परवेजिव नेचर की, आपको मालूम है ये सिग्निफिकेंट है, मतलब सर दैट इट रिप्रेजेंट्स अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब आप कौन सा ओपिनियन दोगे? एडवर्स ओपिनियन दोगे। आपके पास नोट्स रहेंगे, आपके नोट्स के अंदर क्लियरली रहेगा दैट विल स्पेंड 2 मिनट्स। हाँ, तो इन सिंपल टर्म्स, अगर मुझे मटेरियल स्टेटमेंट्स मिले हैं जो सर मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है तो शायद मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। अगर मुझे लगता है सर मटेरियल स्टेटमेंट्स मिले हैं जो मटेरियल है एज वेल एज परवेजिव भी है, मतलब सर दे इंपैक्ट द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन आई वुड से ये परवेजिव नेचर है और मैं ओपिनियन दूंगा एडवर्स, बिकॉज एडवर्स में हमारा लैंग्वेज होता है क्लियरली दैट दे डू नॉट एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लाइन आता है दैट दे डू नॉट एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्लियरली एडवर्स तब आएगा जब आपको लगता है ये परवेजिव नेचर का मटेरियल स्टेटमेंट है। सेकंड सिचुएशन, व्हेन यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, उस केस में क्या होता है? अगर आपको लगता है यार इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है दैट मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही ओपिनियन नहीं दे सकता, दैट मींस लेट्स से एक बहुत बड़ा बैलेंस शीट का सब्सटेंशियल 60-70% पोर्शन है, उसके लिए आपको एविडेंस नहीं मिला तो ओपिनियन देके करेगा क्या? बेसिकली तूने ओपिनियन ही नहीं देना चाहिए। वो डिस्क्लेमर वाला सिचुएशन होता है जो बहुत रेयरली होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तेरे को एज अ ऑडिटर वो अपॉइंट ही क्यों करेगा? अगर तुझे ऑडिटर अपॉइंट किया है मतलब आइडियली उसके पास में इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि उसको तेरे को इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। तो डिस्क्लेमर वो रेयर सिचुएशन है जब तेरे को इतना सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है और तू सर कंक्लूड नहीं कर सकता है कि मैं ओपिनियन तक कैसे आऊं। दैट इज व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। मतलब हम ये नहीं बोल रहे ट्रू एंड फेयर नहीं है, हम बोल रहे हैं हम ओपिनियन ही देना नहीं चाहते हैं। ये वो एक्सट्रीम केस है जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है। अभी के लिए 3 वर्ड्स हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। आज हमने 705 शुरू किया है, उसको कल हम खत्म करेंगे डिटेल में। मैं थोड़ा आपको 705 वापस से रिकॉल भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी के लिए 705 का सिर्फ व्हेन डू वी अराइव एट अ मॉडिफिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परवेसिव, या वापस रीड करो एक बार। कल हम इन सबको रिकॉल करेंगे और फिर हमारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी गुड, सी गाइस, मेरा ऑब्जेक्टिव है जो डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूं, क्योंकि आप में से ये बहुत सारी चीजें ना बहुत पहले पढ़ी होगी। सम ऑफ यू माइट हैव फॉरगॉटन दीस थिंग्स आल्सो, सो आई वांटेड इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इवेंचुअली
इतना डिटेल में डिस्कशन हर स्टैंडर्ड तो नहीं हो पाएगा, पर जो इंपॉर्टेंट है उनको पक्का से डिस्कस करते रहेंगे। अभी गुड, श्योर। इसी तरीके से हम कल कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन, एंड होपफुली कल हम 705 706 दोनों खत्म कर देंगे, इवन मे बी 701, लेट्स सी। अभी गुड, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, एंजॉय। गुड डे मतलब सो जाओ, गुड नाइट। यस।